अस्सलाम वालेकुम। नवी जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू के नज़म निगार चकबस्त के बारे में बात करने जा रहे हैं और उनकी शामिल निसाब नज़म जिसका उन्वान कश्मीर है वो भी हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम नज़म शुरू करने से पहले हम शायर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो कहाँ पैदा हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई। 1882 ईस्वी में उनकी पैदाइश फैज़ाबाद में हुई। उत्तर प्रदेश के एक इलाके फैज़ाबाद में उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई। असल में कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे और उनके आबा अजदाद जो थे वो कश्मीर से हिजरत करके बाहर चले गए थे और वहाँ फैज़ाबाद में उन्होंने सुकून इख्तियार की थी जहाँ चकबस्त की पैदाइश हुई। पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त उनका मुकम्मल नाम था और चकबस्त ही ये तखल्लुस करते थे। और उन्होंने जो तालीम पाई 1900 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, 1905 ईस्वी में बीए का इम्तिहान पास किया और उसके बाद 1907 ईस्वी में उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। ये इम्तिहानात उसने पास किए। जहाँ तक शेरगोई का ताल्लुक़ है, उन्होंने नाउम्री में ही यानी 9 बरस की उम्र में उन्होंने शेर की तरफ उनकी रग़बत थी और उन्होंने शेरगोई का आगाज़ किया। पहले उन्होंने नज़म निगारी नहीं बल्कि गज़ल कही थी, यानी पहले वो गज़ल के शायर थे और बाद में उन्होंने नज़म की तरफ तवज्जो की और फिर नज़म निगारी में अपना एक मकाम हासिल किया। शायरी में उनके जो उस्ताद थे वो थे मरहमतुद्दौला हकीम और अफजलुद्दौला। ये दो उस वक्त के दो शायर थे जो उनके उस्ताद थे। इन दो अशखास ने चकबस्त की रहबरी की है और चकबस्त ने उन दो से इस्लाही शेर लिया है, यानी इस्लाही शेर वो उन्हीं से लेते थे। और चकबस्त जो थे हुबुल वतनी शायर थे और इसलिए उन्हें कौमी शायर का नाम दिया गया है। चकबस्त को कौमी शायर इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने जो शायरी की है उसमें हुबुल वतनी जज्बात को उसने उभारा है। और ये अनीस से बेहद मुतासिर है। अनीस जो कि उर्दू के एक मशहूर मर्द है, वो शायर हैं, इनसे बेहद मुतासिर थे। और उनका जो कलाम है, चकबस्त का जो कलाम है, उस कलाम में अनीस, गालिब और आतिश जो कि उर्दू के 3 बड़े शायर माने जाते हैं, उनका असर चकबस्त के कलाम में पाया जाता है। और चकबस्त ने जो शायरी की है अपने ज़माने की सियासी हालात को उन्होंने कलमबंद किया है। उस ज़माने में जब चकबस्त शायरी करते थे उस वक़्त हिंदुस्तान जो था बरतानवी हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत था। उस ज़माने के जुल्म व जबर को उसने अपनी नज़म निगारी में बयान किया है। और इसके अलावा उनकी शायरी में हमें कश्मीर की खूबसूरती का मंजर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये कश्मीर के शायर थे। असल में उनके आबा अजदाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे और चकबस्त जो थे उन्हें कश्मीर से वालहाना मोहब्बत थी और इसका इजहार उन्होंने अपनी नज़म कश्मीर में भी किया है। तो बिलाकर उनका इंतकाल 1926 ईस्वी को हुआ है। उनका इंतकाल जो रायबरेली स्टेशन पर हुआ है फालिज की वजह से, और 1926 ईस्वी को ये इस दुनिया से चल बसे। अब हम उनकी नज़म कश्मीर पढ़ेंगे। चकबस्त की नज़म कश्मीर जो है, इसमें चकबस्त ने कश्मीर के तई अपना खराज अक़ीदत पेश किया और कश्मीर के जो कुदरती मनाज़िर हैं उनका बयान खूबसूरत पैराए में किया है। नज़म 3 बंदों पर मुश्तमिल है और हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। और 6 मिसरों वाली नज़म जो होती है, जिस नज़म में हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, उसको हम मुसद्दस कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये नज़म जो कश्मीर चकबस्त ने लिखी है ये मुसद्दस की हैयत में लिखी है, यानी हर बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, यानी 3 अशार पर मुश्तमिल है। तो नज़म का पहला बंद इस तरह है। वो सुबह को कोहसार के फूलों का महकना, वो जाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गर्दों पे शफक कोह पे लाले का दहकना, मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का बहकना, हर फूल की जुम्बिश से आया नाज़बरी का चलना, वो दबे पाँव नसीम सहरी का। पहले बंद में शायर ने मुख्तलिफ कुदरती नज़ारों का बयान किया है, जिस तरह वो फूलों का महकना, यानी कश्मीर जो है एक ऐसा बाग है जहाँ हर तरफ फूलों की झाड़ियाँ मौजूद हैं। ऐसे बागात हैं जहाँ फूलों की झाड़ियाँ मौजूद हैं जो हमेशा महकती रहती हैं। और इस तरह की झाड़ियाँ जहाँ हमेशा
वो चिड़ियाँ चहकती रहती हैं, वो चहचहाती हैं। और इसके अलावा गर्दों कहते हैं आसमान को। शायर ने यहाँ पे ये कहा है कि गुरूब आफ्ताब के वक़्त, जब आफ्ताब गुरूब होता है उस वक़्त यूँ महसूस होता है कि जैसे पहाड़ पे लाले के फूल खिले हैं। और इसके अलावा अबर के टुकड़े, जो बादल के टुकड़े आसमान पर दिखाई देते हैं, वो एक अजीब किस्म का मंजर पेश करते हैं जिसको देखकर शायर का दिल बाग बाग हो जाता है। और शायर फरमाते हैं कि यहाँ का हर फूल जो है, इसमें जब जुम्बिश होती है, जब ये फूल हरकत में आते हैं, खुसूसन वक्त सुबह जब वो हरकत में आते हैं, जब फूल खिलते हैं, तो आया नाज परी का फरमाते हैं कि यूं महसूस होता है कि हर फूल जो है एक परी जैसा खूबसूरत फूल है। और चलना वो दबे पाँव नसीम सहर का, सुबह के वक़्त वो नंगे पाँव उस ज़मीन पर चलना एक खूबसूरत मंजर पेश कर। और सेहत अफजा मकामात पर जब इंसान दबे पाँव चलता है तो इंसान को वो सेहत बख्श हवा इंसान की सेहत में और इजाफ़ा करता है। और दूसरा बंद है वो तायरे कोहसार लबी चश्म कोहसार, वो सर्द हवा और करम अब्र गहरबार, वो मेवा खुश रंग वो सरसब्ज़ चमनजार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, ये बाग वतन रौकश गुलजार जिना है, सरमाया नाज चमन आराई जहाँ है। इसमें शायर ने तायर कहते हैं परिंदे को और कोहसार कहते हैं पहाड़ को। इन परिंदों का जिक्र किया है। जिस तरह शाहीन एक परिंदा है, इसी तरह दीगर जो परिंदे हैं जो हमेशा उड़ते रहते हैं इन पहाड़ों पर, इनका जिक्र किया है। और इन दरियाओं का, इन चश्मों का जिक्र किया है, जो इन चश्मे, वो चश्मे जो पहाड़ों के बीच से गुजरती है और वो हसीन मंजर पेश करते हैं जिसको देखकर हर इंसान मुतासिर होता है। और शायर इन चीज़ों को देखकर सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। और कहता है कि वो सर्द हवा और करम इब्र गए, वो कहता है कि यहाँ की वो सर्द हवा, कश्मीर की वो खूबसूरत हवा और करम इब्र गए, और यहाँ के दरिया और दरियाओं का पानी, और इसके अलावा वो यहाँ के खुश रंग मेवजात और यहाँ के सरसब्ज़ चमनज़ार, यानी यहाँ के वो बागात, वो हरियाली, वो सब्ज़जार, इन चीज़ों को देखकर इंसान जो है वो अगर वो बरसों का बीमार हो वो भी सेहतमंद हो सकता है। यहाँ पे फरमाते एक आन में हो सेहतमंद जो बरसों का हो बीमार। शायर फरमाते हैं यहाँ की इन कुदरती मनाजिर को देखकर एक बीमार शख्स भी तंदुरुस्त हो सकता है। और इस कश्मीर के बाग को उसने जन्नत से तशबीह दी है और कहा है कि ये बाग वतन रौकश गुलजारी जिना है। रौकश गुलजारी जिना का माने है जन्नत का बाग, यानी कहा है कि ये कश्मीर जो है ये एक जन्नत का बाग है, यानी जन्नत के बाग से इसको तशबीह दी है। और फरमाया है कि पूरी दुनिया में ये बाग जो है इस पर मुझे नाज है। शायर फरमाते हैं, यानी चकबस फरमाते हैं, मुझे नाज है कि ये कश्मीर जो है ये जन्नत का बाग है क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है इस बाग से है। और दुनिया में किसी भी जगह इस तरह का कोई मकाम नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ इस तरह के कुदरती मनाजिर देखने को मिलते हैं। अब नाज़िम का तीसरा बंद है, छूटे हुए इस बाग को गुजरा है ज़माना, ताज़ा है मगर इसकी मोहब्बत का फसाना, आलम ने शरफ जिनकी बुज़ुर्गी का है माना, उठते थे इसी खाक से वो आलिम व दाना, तन जिनका है पैवंद अब इसी पाक ज़मीन का, रग रग में हमारी है रवां खून उन्हीं का। अब तीसरे बंद में शायर ने बयान किया है कि क्योंकि शायर जो थे चकबस्त वो कश्मीरी ब्राह्मण थे असल में, फिर वो उनके आबा अजदाद यहाँ से हिजरत करके फैज़ाबाद चले गए थे जहाँ उनकी पैदाश हुई है। फरमाते हैं शायर कि अब इस बाग को छूटे हुए एक ज़माना हो गया, एक अरसा गुजरा है, इस बाग को छूटते हुए मुझे एक अरसा गुजरा है, लेकिन अभी भी मेरा मोहब्बत जो है, मेरी मोहब्बत कश्मीर के ताई बरकरार है, वो मोहब्बत ताज़ा है। और इसके बाद फरमाते हैं आलम ने शरफ जिनकी बुजुर्गी का है माना, उठते थे इसी खाक से वो आलिम व दाना। फरमाते हैं कि इस खाक से यानी कश्मीर से ऐसे ऐसे बुजुर्ग शख्सियात उठे हैं जिनका एतराफ़ दीगर ममालिक ने भी किया है,
जिस तरह यहाँ शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह, लल देद वगैरह इन शख्सियतों का जिक्र किया है। फरमाया है कि यहाँ इस खाक से इस तरह की शख्सियतें उठी है जिनका एतराफ़ पूरी दुनिया ने किया है, और फरमाते हैं कि मैं भी इसी तन जिनका है पैवंद अब इसी पाक ज़मी का, और मेरा ताल्लुक़ जो है मैं भी इसी का पैवंद हूँ, मैं भी इसी कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। ये शायर फरमाते हैं कि और हमारी रगों में वही खून रवां दवा है, इन्हीं बुज़ुर्गों का है, इसी वजह से मेरा मोहब्बत जो है वो कश्मीर के ताई बरकरार है। तो इस तरह ये 3 बंदों पर मुश्तमिल नज़म थी जिसका उन्वान कश्मीर है, ये हमने मुकम्मल किया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।